हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज और आज हमारे साथ है मिस्टर राजीव ढल जी। इनका एवीएन के कारण जो है राइट हिप डैमेज हो गया था। अब एवीएन क्या होता है, दैट इज एवास्कुलर नेक्रोसिस। इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट के हिप में यानी कूल्हे की ऊपर वाले इस तरह की ये हेड ऑफ फीमर होता है, यहाँ पर जो है ब्लड सर्कुलेशन ना आने की वजह से ये हड्डी डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को चलने फिरने में और उठने बैठने में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। चलिए अब हम राजीव ढल जी से जानते हैं इनकी लाइफ चेंजिंग इवेंट कैसे रही एवीएन के कारण। बताइए मिस्टर राजीव जी। मुझे सडनली कुछ 6 महीने पहले अचानक हिप में थोड़ी थोड़ी सी पेन होनी शुरू हो गई थी। तो पहले तो इंसान यही करता है कि थोड़ा योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, भागने जाते हैं तो ठीक हो जाएगा हम। फिर छोटे छोटे कुछ घरेलू नुस्खे भी होते हैं, तो 3-4 महीने उसी में निकल गए। तो उसके बाद मैं थोड़ा सीरियस हुआ। आई गॉन टू न्यूरोपैथी ऑल्सो कि ये क्या है। फिर किसी ने कहा भाई इसको दिखाओ, एक्सरे कराओ तो पता लगेगा। तो फिर मैंने इसका जब एक्सरे कराया तो मुझे पता लगा कि जब एक्सरे का रिपोर्ट किसी को देखा तो मुझे एवीएन है और आपको इस एज में अगर ये हो गया तो आपको हिप रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा, इसके लिए वो कुछ हो नहीं सकता। फिर मैंने थोड़ा सर्च किया तो मुझे आपकी टीम के बारे में पता लगा, वेलनेस क्लिनिक पंकज जी के बारे में, तो कि हिप स्पेशलाइजेशन है आपके यहाँ पर, हिप रिप्लेसमेंट का स्पेशलाइजेशन है। देन आई कम टू यू पीपल एंड आई हैड सर्जरी एंड द सर्जरी इज टोटली पेनलेस। ना तो मुझे सर्जरी के बाद से आज तक कोई दर्द नहीं हुआ। अब मेरा सारा रिहेबिलिटेशन सेशन भी कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, बट इट इज़ सो कंफर्टेबल कि जैसे कि मैं सोचता हूँ ये मैंने 4-5-6 महीने भी वेस्ट करके पहले ही करा लेता। इतने दिन मेरे को चलने में तकलीफ रही, जब दर्द होती है तो लिम्प करता आदमी, वो सब कितना बुरा लगता था। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने मैनेज किया इसको। आई एम वेरी ग्रेटफुल। ओके, थैंक यू मिस्टर राजीव जी। आप कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट के बारे में बताइए। मतलब जब जो 4 महीने 6 महीने एवीएन के थे आपने गुजारे उस लाइफ में, उसमें ऐसे कौन कौन से काम थे जो आप नहीं कर पा रहे थे या तकलीफ आ रही थी आपको काम करने में? मुझे बैठने में, ज़मीन पे बैठने उठने में, थोड़ा सा जॉगिंग रनिंग करने में, टांग को प्रॉपरली मोड़ने में, घुटना जैसे हम मोड़ के बैठ जाते हैं टांग ऊपर करके बेड के ऊपर, वो कुछ भी नहीं हो रहा था। धीरे धीरे सब बंद हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मेरी एज हो रही है तो ये सब कुछ हो रहा है। शुरू में मुझे ऐसे लगा, लेकिन जब बाद में एक्यूट पेन शुरू हुआ तो दैट वाज वेरी हॉरिबल कि अब मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो सब लोग मुझे देख के पूछ रहे हैं क्या हो गया क्या हो गया। तो अपने पे थोड़ा सा गिल्ट शेम आता है कि ये लंगड़ापन शुरू हो गया। ये पेन किलर की दवाइयाँ वगैरह खाते थे, फिर पेन आता था, हॉरिबल रहता था? वो शुरू में मैंने खाई थोड़ी सी कि टेम्परेरी ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दवाई खाओ तो ठीक है और बाद में फिर हो जाए तो इसका मतलब रूट काज कुछ हो रहा है उसका। तो फिर मैंने उस पर जो सब किया जैसे मैंने बताया। और इसके बाद जब ये सर्जरी वाला पार्ट खत्म होता है फिर हम पेशेंट की बॉडी की बायोमैकेनिक्स की होनी। बायोमैकेनिक्स कहने का मतलब आप समझिए कि हर एक का शरीर की काबिलियत अलग अलग होती है। हर एक पेशेंट की हाइट वेट के अकॉर्डिंग और जो उनकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री होती है उसके अकॉर्डिंग, उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग उनको हम ट्रेन करते हैं। 7 स्टेज के प्रोटोकॉल में उनको डालते हैं और धीरे धीरे से उनकी नॉर्मल लाइफ लेके आता है। ये प्रोटोकॉल सभी का अलग अलग होता है। हमने काफ़ी सारी यूट्यूब पे भी एक्सरसाइज की वीडियोस डाली हुई है, तो काफ़ी सारे पेशेंट बोलते हैं कि सर हम ये एक्सरसाइज कर ले, या फिर ये वाली हमने यूट्यूब पे देखी थी, गूगल पे देखी थी। देखिए, अगर सभी के इंसान का शरीर एक जैसा नहीं है तो सेम एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अगर वो नहीं कर सकता तो उससे क्या होगा, उसके इम्प्लांट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उससे डिसलोकेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसको इंटरनल डैमेज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना करें तो हम पेशेंट के लिए स्पेशल गाइडेंस रखते हैं। पेशेंट की जैसे हम सर्जरी करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको हाई परफॉर्मेंस रिहेबिलिटेशन की ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। ज़्यादातर पेशेंट को क्या लगता है कि 2-4 एक्सरसाइज कर लेता है, या फिर उसको लगता है कि सर 2 हफ्ते की ट्रेनिंग कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे और फिर बाद में धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। ये कुछ इसी प्रकार से है कि जैसे किसी छोटे बच्चों को आप स्कूल में भेजें और उसको लैंग्वेज ट्रेनिंग देनी है आपको, तो लैंग्वेज ट्रेनिंग किसी भी प्रकार की, अगर इंग्लिश की भी बात करें तो पहले वो ABCD सीखेगा, फिर वर्ड से सेंटेंस से आगे बढ़ेगा, वो स्टेप बाय स्टेप आगे चलेगा।
ऐसे ही पेशेंट की बॉडी में आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दी जाती है। और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या चेंजेस आए थे, आप थोड़ा बता पाएंगे राजीव जी? जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है, आपके मन में भी डाउट होगा सर ये छोटी छोटी चीज़ें तो मैं खुद कर लूँ, क्योंकि आप एक योगा ट्रेनर हो तो एक्सरसाइज तो आपको भी पता होगी, है ना? मैं तो ऑलरेडी वेरी इस फील्ड में हूँ कि जिसमें मैं लोगों को ये सब कराता था, और सडनली जैसे अप्रैल से मुझे सब हुआ तो उस समय तो लगा चेंज ऑफ वेदर है या एज की वजह से है, लेकिन बाद में वो सब एकदम टाइट सा हो गया, हिप पूरा टाइट हो गया। लेकिन आपने जैसे बताया अभी कि उसका ऑपरेशन के बाद जो 2 महीने निकले हमारे अभी, वो उसमें आपने जिस तरीके से हर मसल को ट्रीट किया, उसको खोला, दैट इज फिनोमिनल। कि हर चीज़ों को ना टाइम पर अगर हम उसको ज़्यादा हम सोचेंगे अपने आप मैं साइकिल चला लूँगा तो घर पे हो जाएगा, या मैं रनिंग कर लूँगा थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, या मैं थोड़ा चल लूँगा हो जाऊँगा, तो वो डेफिनेटली कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट कई ऐसे हमारे मसल्स हैं जो कभी कभी काम करते हैं इम्पोर्टेंट जगहों पे, अब उनको इंटरेस्ट ही नहीं किया तो वो फिर उस समय कितना दर्द होगा, जबकि अभी मैं सब कुछ कर रहा हूँ आज। पेशेंट को नॉलेजेबल होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए भी, और प्रिकॉशन बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशन अगर कोई भी पेशेंट फॉलो नहीं करता तो डिसलोकेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो हम पेशेंट को स्पेशली गाइड भी करते हैं। जैसे मिस्टर राजीव जी सर पूछ रहे थे, क्योंकि इनको क्या था स्टार्टिंग में इनको मन में जो स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक की जो रिकवरी थी आपकी बहुत बढ़िया रही थी। आप आई थिंक फर्स्ट या 10 डेज के अंदर ही विदाउट वॉकर भी चलने लग गए थे, ठीक है? विदाउट वॉकर मैं 4 दिन के बाद ही चल पड़ा था, मैंने तो 10 दिन के बाद गाड़ी भी चलानी शुरू कर दी थी। तो ये पेशेंट होते हैं जो, क्योंकि पेशेंट की इनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, 1 घंटा आई थिंक आप जिम उसमें जाते थे ना? मैं 1 घंटा स्विमिंग रोज करता हूं, स्विमिंग करते 1 किलोमीटर स्विमिंग कंटिन्यूसली करता। हाँ, तो ये इनकी फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी थी तो इनके बॉडी का रेस्पॉन्स अच्छा आया। लेकिन फिर भी हमने इनको क्यों कहा कि थोड़ा स्लो चलेंगे, वो इसलिए इनको स्लो चलाया गया क्योंकि जो है इनकी बॉडी के टिश्यू वो टाइम लेता है, मसल खुलने में टाइम लेता है। हमें इनकी बॉडी की बायोमैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ही इनको ट्रेन करना है, ना हम उससे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं और ना ही ये सोच सकते हैं कि हम उससे ज़्यादा स्लो चलाएं। हमें दोनों को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है। इससे इंजरीज कम, चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और फास्ट रिकवरी भी आते हैं। आई थिंक अब हमें 1.5 महीना हो गया होगा राजीव जी, 1.5-2 महीने हो गए। मैं आज हमारा जो सेशन था वो 14 से शुरू हुआ था, 14 सितंबर से, तो आज मोटा मोटी 2 महीने भी हो जाएंगे हफ्ते बाद, तो वी आर इन द 7th वीक। ओके, तो 2 महीनों के अंदर अंदर फाइनल रिकवरी अभी आपकी हो गई है। अभी आपको ऐसा लगता है कोई काम ऐसा है जो नॉर्मल इंसान या मैं कर सकता हूँ और आप नहीं कर सकते हो? नहीं, जितना मैं पहले कर रहा था सर्जरी से पहले उतने सारे काम मैं कर पा रहा हूँ, और जो 2-3% लगता है, तो जैसे आपने बोला है कि पुरानी बीमारी हमें पता नहीं होती लेकिन शरीर में होती है, तो उसका 10% टाइम लगता है। अगर मेरी प्रॉब्लम अंदर मुझे 3-4 साल से चल रही होगी तभी बाहर आई है, हाँ। तो डेफिनेटली 3-4 महीने मुझे लगेंगे, जो आप होम गोइंग इंस्ट्रक्शंस देंगे वो फॉलो करते हुए। देखो मन के लेवल पे हम ना बड़े स्ट्रांग होते हैं कई बार कि हम कर लेंगे सब कुछ, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि जो हमारा ये ग्रॉस है इसका एक टाइमिंग है कि ग्रॉस तो अपना टाइम पूरा ले गई। आप जैसे गुलाब जामुन खाते हो तो ये गुलाब जामुन खाने में मन तो भर गया, लेकिन शरीर को तो जो पचाने में 3 घंटे लगने ही वाले हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यस, वो अपना टाइम लेगा। और इसमें एक चीज़ और, जैसे अभी राजीव जी ने मेंशन किया था कि मैं 4 दिन बाद ही विदाउट वॉकर चलने लग गया। अब नेक्स्ट पेशेंट हमारा आता है और ये कहता है कि सर 4 दिन बाद मैं वो तो चलने लग गया था, मैं क्यों नहीं चला? तो देखो लॉजिकली समझो आप, लॉजिकली हर एक की बॉडी जैसे अलग अलग होती है, हर एक की बीमारी भी टाइम, किसी की टाइम पीरियड मान लो 6 साल से प्रॉब्लम है, अब वो कहेगा सर मुझे उनके 1 महीने में वो ठीक हो गया, ये पेशेंट हमारे इनको 6 महीने से लगा दिक्कत ले लगी, वो 1 या 2 साल से प्रॉब्लम है। तो जिनकी ज़्यादा सालों से प्रॉब्लम है उनको टाइम भी रिकवरी में ज़्यादा लगेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें समझने वाली होती है, पेशेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए मेरी जितनी पुरानी प्रॉब्लम होगी मुझे उतना ही टाइम उसका लगेगा रिकवरी में। और क्योंकि देखो अगर छोटी सी भी चोट हमारे शरीर में कहीं भी लग जाता है, मान लो मेरी इस उंगली में चोट लग जाती है छोटी सी भी, तो ब्रेन इस पार्ट को बचाने की कोशिश करेगा, पार्ट को बचाएगा, वो मसल्स एक्टिवेट नहीं रहेगी, वो कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में रहेगी, और जैसे ही जब वो धीरे धीरे हील करेगा उसके बाद स्टिफनेस हल्की सी आएगी और फिर उंगली खुलती चली जाएगी। यही हमारी, अब सोच के चलो आपके कूलर डैमेज, चलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में, आप उसे एकदम से नहीं हो सकते, उसके लिए वक्त लगता है। इसलिए ये जो THR की ट्रेनिंग है ये आप किसी एक्सपर्ट के अंदर ले, ठीक है?
और जो राजीव जी की जिस तरीके से चेंजेस आए हैं, मैं आने वाली वीडियोस यहाँ पे डालूंगा और आप देख पाओगे इन्होंने किस तरीके से अपनी बॉडी को डेवलप करा है, बॉडी के हर एक मसल्स को किस तरीके से खोला। वो ट्रेनिंग वीडियोस देखेंगे तो आप समझ पाएंगे किस तरह की फाइनल रिकवरी हम अपने पेशेंट को लाके देते हैं।